नमस्कार। आज हम उच्च स्तर आर्थिक सिद्धांत एच.एल. आहूजा, एस. चंद पब्लिकेशन व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत विषय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र का द्वितीय टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र पर वाचन सुनेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु तथा दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। जैसे ऊपर बताया जा चुका है कि अंग्रेजी का मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना है, जिसका अर्थ है विशाल, और इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विशाल आर्थिक क्रियाओं से है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन सामूहिक रूप से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, समष्टि अर्थशास्त्र विशाल समूहों जैसे कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन करता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण इन समूहों में फलन संबंधों का विश्लेषण करता है। इस संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग का कथन है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं अपितु सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन का। अपनी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक आर्थिक विश्लेषण में भी उसने इसी प्रकार लिखा है। समष्टि अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जो विशाल समूहों तथा औसतों का अध्ययन करता है, समूची व्यवस्था का अध्ययन करता है, उसकी व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, और इन समूहों को उपयोगी तरीके से परिभाषित करके उनके परस्पर संबंधों की जांच करने का प्रयत्न करता है। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र में स्पष्ट अंतर करते हुए लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन में समस्त साधनों का किस सीमा तक प्रयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय आय के आकार तथा सामान्य कीमत स्तर जैसे चरों से है। दूसरी ओर व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन के विभिन्न उद्योगों, पदार्थों तथा फर्मों में विभाजन तथा साधनों का विभिन्न प्रयोगों में आवंटन किस प्रकार होता है का अध्ययन किया जाता है। यह आय वितरण की समस्या पर भी ध्यान देता है। इसकी रुचि विशेष वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों में है। समष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र से सावधानीपूर्वक अंतर किया जाना चाहिए। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी समूहों का अध्ययन किया जाता है, परंतु ये समूह उन समूहों से भिन्न होते हैं जिनका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग की पदार्थ कीमत, उसकी उत्पादन व रोजगार निर्धारण संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और एक उद्योग विभिन्न फर्मों का समूह है जो समान वस्तुओं का उत्पादन कर रही होती हैं। इसी प्रकार व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत बाजार मांग व पूर्ति की परस्पर क्रियाओं द्वारा एक पदार्थ की कीमत निर्धारण की व्याख्या करता है। एक पदार्थ की बाजार मांग उन विभिन्न उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांगों का योग है जो उस पदार्थ का क्रय करने के लिए तैयार हैं, और बाजार पूर्ति उसी पदार्थ का उत्पादन करने वाली विभिन्न फर्मों के उत्पादन का योग है। इसी प्रकार एक नगर के एक उद्योग में श्रम की मांग व पूर्ति सामूहिक धारणाएं हैं, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र जिन समूहों का वर्णन करता है वे भिन्न प्रकृति के होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र उन समूहों की व्याख्या करता है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित विशाल समूहों के उपसमूहों की भी व्याख्या करता है,
परंतु ये उपसमूह भी समष्टि अर्थशास्त्र के समूह से भिन्न है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के समूहों का संबंध एक विशेष पदार्थ, एक विशेष उद्योग या एक विशेष बाजार से होता है। समष्टि अर्थव्यवस्था के उपसमूह समस्त पदार्थों तथा उद्योगों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता वस्तुओं का कुल उत्पादन अर्थात कुल उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुओं का कुल उत्पादन, कुल निवेश दो उपसमूह हैं जिनका वर्णन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। परंतु इन समूहों का संबंध किसी एक पदार्थ या किसी एक उद्योग से नहीं है, बल्कि इनका तात्पर्य उन सब उद्योगों से है जो क्रमशः उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र में वर्णित उपसमूहों के योगीकरण से संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का पता चल जाता है। उदाहरण के लिए, कुल उपभोग तथा कुल निवेश, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण उपसमूह हैं, के योग से ही कुल राष्ट्रीय उत्पाद टोटल नेशनल प्रोडक्शन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कुल मजदूरी आय, श्रम का कुल भाग तथा कुल लाभ, जिसे कुल संपत्ति आय भी कहते हैं, के योग से भी राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर एक्ले का इस संबंध में कथन है, समष्टि अर्थशास्त्र में भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से छोटे समूहों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के उपविभाग बन जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी समूहों का प्रयोग करता है, परंतु पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के संदर्भ में नहीं। जैसा कि हमने ऊपर कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में पदार्थ तथा साधनों की सापेक्ष कीमतों का निर्धारण तथा उन पर आधारित साधनों के आवंटन की व्याख्या सम्मिलित हैं। दूसरी ओर समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण की विषय वस्तु यह व्याख्या करती है कि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है तथा राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार में उच्चावचन किन कारणों से होते हैं। साथ ही यह इस बात की भी व्याख्या करता है कि दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि किन तत्वों पर निर्भर करती है। अन्य शब्दों में, समष्टि अर्थशास्त्र समस्त आर्थिक क्रिया, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर, उच्चावचन, व्यापार चक्र तथा वृद्धि विकास के निर्धारण का विश्लेषण करता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस तथा जे.एस. मिल आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिस आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह मुख्यतः समष्टिपरक विश्लेषण था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आय तथा संपत्ति में वृद्धि के निर्धारण, राष्ट्रीय आय का विभिन्न सामाजिक वर्गों में वितरण, राष्ट्रीय आय का कुल मजदूरी, कुल लगान, कुल लाभ में विभाजन, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण तथा टेक्नोलॉजी में प्रगति तथा जनसंख्या वृद्धि के विकास पर प्रभावों का वर्णन किया। इसके विपरीत नवप्रतिष्ठित न्योक्लासिकल अर्थशास्त्र, जिसमें पीगू तथा मार्शल की कृतियां प्रमुख हैं, मुख्यतः व्यष्टिपरक विश्लेषण है। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह कल्पना की कि अर्थव्यवस्था में साधन पूर्ण रोजगार की अवस्था में होते हैं और मुख्यतः इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का आवंटन किस प्रकार होता है तथा पदार्थों तथा साधनों की सापेक्ष कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। अपनी पूर्ण रोजगार की कल्पना के कारण ही ये अर्थशास्त्री यह नहीं समझा पाए कि निजी मुक्त उद्यम वाले अथवा पूंजीवादी देशों में मंदी काल के दौरान अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों होती है और उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इस प्रकार वे निजी उद्यम अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के प्रचलन की उचित व्याख्या नहीं कर पाए। उनकी सबसे बड़ी भूल तो यह थी कि व्यक्तिगत उद्योग पर आर्थिक नियम लागू होते हैं, उनको ही नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था
तथा समष्टिपरक आर्थिक चरों पर भी लागू करने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए पिगू ने इस बात पर बल दिया कि मंदी काल में बड़ी मात्रा में फैल जाने वाली बेरोजगारी को मजदूरी में कमी करके दूर किया जा सकता है तथा रोजगार का विस्तार किया जा सकता है। यह पूर्णतया गलत है। यद्यपि यह सत्य है कि मजदूरी में कमी करके एक उद्योग में रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, परंतु यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दरें कम कर दी जाती हैं तो श्रमिक वर्ग को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाएगी, जिससे समस्त मांग का स्तर गिर जाएगा। समस्त मांग में कमी होने से रोजगार का स्तर बढ़ने के स्थान पर घट जाएगा। निसंदेह केन्ज से पूर्व के व्यापार चक्रों तथा सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत समष्टिपरक प्रकृति के थे, परंतु स्वर्गीय J.M. केन्ज ने समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण को अधिक महत्व दिया और 1936 में प्रकाशित अपनी क्रांतिकारी पुस्तक अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में आय व रोजगार के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केन्ज का सिद्धांत वास्तविक रूप में नव प्रतिष्ठित सिद्धांत से भिन्न था, जिसने आर्थिक चिंतन में इतना मूलभूत परिवर्तन किया कि उसका समष्टि आर्थिक विश्लेषण केन्जियन क्रांति, केन्जियन रिवॉल्यूशन तथा नया अर्थशास्त्र, न्यू इकोनॉमिक्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया। केन्ज ने अपने विश्लेषण में नवप्रतिष्ठित सिद्धांत न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाजार नियम, जिसके आधार पर नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की कल्पना की थी, तीव्र आलोचना की और नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की उस धारणा को चुनौती दी कि निजी उद्यम अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती। उसने यह बताया कि कुल मांग व कुल पूर्ति के द्वारा राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का संतुलन स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है और कि मुक्त निजी उद्यम अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर के नीचे कैसे निर्धारित हो सकता है, जिसके कारण एक ओर तो श्रमिकों में अनैच्छिक बेरोजगारी फैल जाती है और दूसरी ओर अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता अर्थात वर्तमान पूंजी का क्षमता से कम उपयोग उत्पन्न हो जाता है। उसके समष्टिपरक आर्थिक मॉडल में से पता लगता है कि उपभोग फलन, निवेश फलन, नकदी अधिमान फलन की परस्पर क्रियाओं द्वारा आय, रोजगार, ब्याज तथा सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किस प्रकार होता है। इस प्रकार यह बताने से पहले कि आय व रोजगार का स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है, हमको उपभोग फलन, निवेश फलन के निर्धारक कारकों का अध्ययन करना होता है। उपभोग फलन तथा निवेश फलन का विश्लेषण समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय हैं। एक देश में आय व रोजगार के स्तर के निर्धारण में समस्त मांग के स्तर का विशेष महत्व है, जो कुल उपभोग मांग तथा कुल निवेश मांग का योग है। अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के स्तर के निर्धारण के अध्ययन के अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र कीमतों के सामान्य स्तर के निर्धारण का भी अध्ययन करता है। यह सिद्ध करके कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमतों में सदा वृद्धि नहीं होती, केन्ज ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में महत्वपूर्ण सुधार किया। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषय मुद्रास्फीति के कारणों को स्पष्ट करना है। केन्ज ने द्वितीय महायुद्ध से पूर्व यह स्पष्ट किया कि अनैच्छिक बेरोजगारी तथा मंदी समस्त मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। युद्ध काल में जबकि कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई, तो उन्होंने एक पुस्तक हाउ टू पे फॉर वॉर में बताया कि किस प्रकार समस्त मांग में कमी के कारण बेरोजगारी व मंदी फैलती है। उसी प्रकार मुद्रास्फीति अत्यधिक समस्त मांग के कारण होती है। केन्ज के पश्चात मुद्रास्फीति के सिद्धांत का अधिक विकास हुआ और विभिन्न कारणों पर आधारित विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीतियों का विश्लेषण किया गया है।
मुद्रास्फीति आजकल एक गंभीर समस्या बन गई है, जो कि विकासशील तथा विकसित दोनों प्रकार के देशों में पाई जाती हैं। मुद्रास्फीति का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र की एक और महत्वपूर्ण शाखा जिसका विकास अभी हाल ही में हुआ है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसको संक्षेप में विकास अर्थशास्त्र, ग्रोथ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। विकास की समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है और केन्ज ने इस पर विचार नहीं किया था, परंतु केन्ज ने तो कहा था कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। परंतु केन्ज के इस कथन से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उन्होंने दीर्घकाल को बिल्कुल महत्वहीन समझा। इस कथन से तो उन्होंने आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचन की अल्पकालीन समस्या अर्थात अनैच्छिक चक्रीय बेरोजगारी, मंदी, मुद्रास्फीति के महत्व पर अधिक बल दिया। हैरड तथा डोमर ने केन्ज के विश्लेषण को विकास की दीर्घकालीन समस्या पर लागू किया। उन्होंने निवेश के द्वैत पक्षों के महत्व को बताया, एक आय सर्जन का, जिस पर केन्ज ने विचार किया था, और दूसरे उत्पादन क्षमता में वृद्धि का, जिसकी केन्ज ने अवज्ञा की थी, क्योंकि वह अल्पकाल की समस्याओं को सुलझाने में ही व्यस्त था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निवेश से उत्पादन क्षमता, पूंजी भंडार में वृद्धि होती है, यदि स्थिरता के साथ विकास दीर्घकालीन मंदी अथवा सुदीर्घकालीन मुद्रास्फीति के बिना आर्थिक विकास प्राप्त करना है, तो आय या मांग में इस दर से अवश्य वृद्धि होनी चाहिए कि बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार हैरर तथा डोमर के समष्टिपरक मॉडल आय की उन विकास दरों को बताते हैं जो अर्थव्यवस्था के अस्थायी विकास के लिए आवश्यक हैं। हैरर तथा डोमर के उपरांत विकास के अर्थशास्त्र का अधिक विकास तथा विस्तार किया गया है। यद्यपि एक सामान्य विकास सिद्धांत विकसित तथा विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है, परंतु उन विशेष सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया जो अल्प विकसित के कारणों अथवा विकासशील देशों में निर्धनता की व्याख्या करते हैं, तथा इन दोनों में विकास को प्रारंभ करने तथा तीव्र करने के लिए आवश्यक प्रविधियों का सुझाव भी देते हैं। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण विषय कुल राष्ट्रीय आय में से समाज के विभिन्न वर्गों, मुख्यतः श्रमिकों तथा पूंजीपतियों का सापेक्ष भागों के निर्धारण का विश्लेषण करना है। इस विषय में रुचि रिकार्डो के समय से है। रिकार्डो ने केवल यह ही नहीं बताया कि भूमि की उपज का समाज के तीनों वर्गों, भूस्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में विभाजन अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, बल्कि कुल राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरियों तथा लाभों के सापेक्ष भागों के निर्धारण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। रिकार्डो के समान मार्क्स ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के सापेक्ष हिस्सों के निर्धारण में विशेष रुचि दिखाई, परंतु मार्क्स के बाद अर्थशास्त्रियों की रुचि इस विषय में कम हो गई और वितरण के सिद्धांत का वर्णन मुख्यतः व्यष्टिपरक रूप में किया जाने लगा। अर्थात वितरण का सिद्धांत केवल साधनों की कीमतों के निर्धारण की व्याख्या करने लगा, सामाजिक वर्गों के सापेक्ष सामूहिक हिस्सों की नहीं। एम कलेस्की तथा निकोलस केल्डर का धन्यवाद हो, जिनके कारण
वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत में पुनः रुचि जागृत हुई। कलेस्की ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय आय में मजदूरियों तथा लाभों के सापेक्ष हिस्से अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की मात्रा पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर केल्डर ने केंजियन विश्लेषण का प्रयोग करके बताया कि राष्ट्रीय आय में मजदूरियों तथा लाभों का सापेक्ष हिस्सा अर्थव्यवस्था में उपभोग प्रवृत्ति तथा निवेश की दर पर निर्भर करता है। हमने संक्षेप में समष्टि आर्थिक सिद्धांत के सब पक्षों का वर्णन कर लिया है। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को निम्न चार्ट में दिखाया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र के भाग आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टि सिद्धांत। धन्यवाद।